आप देख रहे हैं मगरा न्यूज़ राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश भर में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना के 64,552 नए मरीज, 1,000 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। देश में अब कोरोना का कुल आंकड़ा पार हुआ है 24 लाख। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के यहाँ 64,000 से नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,007 लोगों की जान गई है। नए केस आने के बाद भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 24 लाख के आंकड़े को पार कर लिया है। देश में अब कुल मरीजों की संख्या 24,61,190 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई ताज़ा जानकारी के मुताबिक देश में अभी कोरोना के 6,61,595 एक्टिव केस है। कोरोना से अब तक 48,040 मरीजों की जान भारत में जा चुकी है। वहीं राहत की बात यह है कि अब तक 17,51,555 लोग कोरोना को हराकर ठीक हो गए हैं। वहीं मौत के मामले में भारत अब अमेरिका और ब्राज़ील के बाद तीसरे स्थान पर है। अमेरिका में अब तक 1,70,415 और ब्राज़ील में 1,05,564 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तीसरे नंबर पर भारत है। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 11,813 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 5,60,626 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के विभाग के मुताबिक कोविड-19 से अब तक 413 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में मृतकों की संख्या बढ़कर 19,063 हो गई है। इस दौरान 9,115 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि राज्य में अभी 1,49,798 मरीज उपचाराधीन है। वहीं विभाग ने कहा है कि अब तक महाराष्ट्र में कोविड-19 से 3,90,948 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं यहाँ पर 29,76,090 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,092 नए मामले सामने आने के साथ साथ राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर गुरुवार को 75,000 पार पहुँच गई है, जबकि राज्य में संक्रमण के कारण 8 मरीजों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 1,092 नए मामलों के साथ राज्य में संक्रमण मामले बढ़कर यहाँ पर 75,482 हो गए हैं। इस दौरान राज्य भर में कोविड-19 बीमारी से पीड़ित 18 लोगों की मौत हुई है, जिससे मृतकों की संख्या गुजरात में 2,733 हो गई है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले भी लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ बृहस्पतिवार को 11 लोगों की मौत हुई, जिससे राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 833 हो गई। इसके साथ ही रिकॉर्डेड यहाँ पर 1,264 नए मामले सामने आने के साथ राज्य में कुल पॉजिटिव के केस यहाँ पर 57,444 कोरोना के मामले हो चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में गुरुवार को कोरोना के 2,957 नए मामले सामने हैं, जिसके बाद राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,07,323 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 56 मरीजों की मौत पश्चिम बंगाल में हुई, जिसके बाद मृतकों की संख्या यहाँ बढ़कर 2,259 हो गई है। पश्चिम बंगाल में अब तक कोविड-19 से 78,717 लोग ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में राज्य में 26,447 एक्टिव केस है। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की यहाँ पर दर भारत में रिकवरी रेट 70% से ज़्यादा चल रही है। इस बीच बीमारी से मृत्यु दर में कमी आई है, घटकर मृत्यु दर भारत में 1.94% पर रह गई है। कोरोना संकट के बीच सरकार को झटका, खुदरा महंगाई दर में भारी आया है उछाल। कोरोना संकट के बीच खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी सरकार के लिए चिंता का विषय है। जुलाई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.93% हो गई है, जबकि जून महीने में खुदरा महंगाई दर 6.23% थी। जून के बाद अब जुलाई में भी खुदरा महंगाई दर के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किए गए सार्वजनिक सुविधाजनक दायरे से बाहर हो चुकी है। जून 2019 के आंकड़ों को देखें तो पिछले एक साल में खुदरा महंगाई दर बढ़कर करीब दुगनी हो गई है। जून में 2019 में खुदरा महंगाई दर 3.18% थी, जो जून 2020 में बढ़कर 6.23% हो गई है। वहीं सरकार द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य महंगाई यानी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स बढ़कर अब 9.62% पर पहुंच गया है। इससे पहले जून में 8.72% था। सरकार का कहना है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी से खुदरा महंगाई दरों में इजाफा हुआ है। वहीं जून में अनाज की महंगाई भी 6.49% थी, जो जुलाई में बढ़कर अब 6.96% रही है। वहीं जुलाई में सब्जियों की महंगाई दर बढ़कर 11.29% हो गई, जबकि जून में सब्जियों की महंगाई महज 1.87% थी। वहीं खुदरा महंगाई में ये बढ़त मुख्य दाल, मसालों, मांस, मछली, खाद्य तेल और वनस्पति घी, पान, तंबाकू आदि की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी के कारण हुई है। खासकर जुलाई महीने में खुदरा बाजार में सब्जियों की कीमत काफ़ी बढ़ी है। दरअसल कोरोना लॉकडाउन के बीच आंकड़ों के द्वारा अभाव के हवाला देकर सरकार ने अप्रैल में मई में खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी नहीं किए थे। रिजर्व बैंक ने 6% तक महंगाई को सुविधाजनक स्तर माना है। वहीं मार्च में खुदरा महंगाई दर 5.84% थी। मार्च के लिए खुदरा महंगाई के आंकड़े पहले 5.91% जारी किया गया था, लेकिन
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय बाद में संशोधन कर इसे 5.84% कर दिया था। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक अपनी नीतिगत समीक्षा के लिए खुदरा महंगाई के आंकड़ों का इंतजार करता है। रिजर्व बैंक का मानना है कि खुदरा महंगाई 4% या 6% के बीच रहे तो यह सुविधाजनक है और इससे ज़्यादा होने पर उचित कदम उठाना पड़ेगा। वहीं कोरोना संकट के बीच रिजर्व बैंक ब्याज दरों में भी कई बार कटौती कर चुका है। पीएम मोदी के नाम एक और रिकॉर्ड, निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा देने की उपलब्धि की है हासिल। पीएम मोदी लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले भारत के चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं। साथ ही वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनका कार्यकाल इतना लंबा चला है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष और 286 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी 15 वर्ष और 350 दिन तक प्रधानमंत्री रही। वही 10 वर्ष और 4 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे मनमोहन सिंह। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी 6 वर्ष और 77 दिन तक पीएम पद संभाल चुके हैं। लेकिन आपको पीएम मोदी की एक अलग और सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में आपको बताते हैं जो अपने आप में एक बहुत अनोखी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा दी है। वे अपने गुजरात के दिनों से लेकर भारत के 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी ने कुल 18 साल 306 दिन यानी 6,878 दिनों के लिए पद पर रहे। प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष और 286 दिन यानी 6130 दिन तक वो प्रधानमंत्री पद पर रहे। वही गुलजारीलाल नंदा प्रधानमंत्री के रूप में 26 दिन पर पद पर रहे। वही लाल बहादुर शास्त्री 1 साल 216 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। वही इंदिरा गांधी 15 साल 350 दिन तक पीएम रही। मोरारजी देसाई जी 4 साल और 114 दिन तक मुख्यमंत्री के रूप में और 2 साल 126 दिन के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी उन्होंने सेवा दी। वही चौधरी चरण सिंह 1 साल 188 दिन सीएम के रूप में और 170 दिन प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी है। इस सूची में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने 72 मुख्यमंत्री और 72 प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देश को दी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का नाम 18 साल और 306 दिनों तक सबसे ज़्यादा वक्त तक के लिए निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में रहने का रिकॉर्ड ये दर्ज हो गया है। माँ बाप की मौत के बाद थर्ड जेंडर का भी होगा सरकारी नौकरी पर हक, बघेल सरकार का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार ने थर्ड जेंडर के हित में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब राज्य में थर्ड जेंडर के आवेदकों को अनुकंपा पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। अब यानी जिन शासकीय सेवकों की मृत्यु उनके सेवाकाल के दौरान होगी उनके तृतीय लिंग वर्ग को भी यानी संतान को भी नौकरी दी जाएगी। आपको बता दें कि ऐसे शासकीय सेवक जिनकी संतान या आश्रित तृतीय लिंग का वर्ग है उनको उनके अभिभावक की मृत्यु के बाद उन्हें अनुकंपा नियुक्ति देने को कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन अब बघेल सरकार ने आवेदकों की समस्या को संवेदनशीलता से विचार करते हुए फैसला सुनाया है। सीएम बघेल ने सामान्य प्रशासन में विभाग को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और निर्देश भी दिए हैं। अगर किसी सरकारी कर्मचारी का नौकरी के दौरान निधन हो जाता है तो उसके आश्रितों में से किसी एक को नौकरी दी जाती है। पहले सिर्फ पति की मौत पर पत्नी को या फिर पत्नी की मौत पर पति को नौकरी दी जाती थी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार ने थर्ड जेंट्स को भी इसमें अनुकंपा में नियुक्ति देने का फैसला किया है। तीसरे व्यक्ति भी कोई भी यहाँ पर नौकरी कर सकता है। वही देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगने से आम आदमी को थोड़ी राहत जरूर मिली है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर एक बार फिर से ब्रेक लगा दिया है। आपको बता दें कि पिछले महीने कई बार डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। वहीं पेट्रोल के दामों में भी कई बार कोई इजाफा नहीं किया गया था। इस महीने की शुरुआत से अभी तक डीजल की कीमतों में थोड़ी राहत जरूर मिली है। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में भाव स्थिर रहे। वहीं शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपये और 43 पैसे रही। वहीं डीजल के दाम यहाँ पर 73 रुपये और 56 पैसा प्रति लीटर पर स्थिर है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ईंधन बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव का असर सीधे घरेलू बाजार पर देखने को मिलता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड की कीमत क्या है, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। आपको बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे ही नई दरें लागू हो जाती है। पेट्रोल व डीजल के दामों में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसके दाम लगभग दुगने हो जाते हैं। विदेशी मुद्रा दरों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड की कीमत क्या है, इस आधार पर रोज और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देश में बदलाव होता है।
वहीं दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपये और 43 पैसे प्रति लीटर रहा। वहीं डीजल 73 रुपये और 56 पैसा प्रति लीटर रहा। वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 87 रुपये और 19 पैसे प्रति लीटर रहा। वहीं डीजल की कीमत मुंबई में 80 रुपये और 11 पैसा प्रति लीटर रही है। वहीं कलकत्ता में पेट्रोल 82 रुपये और 5 पैसा प्रति लीटर रहा। वहीं डीजल यहाँ पर 77 रुपये और 6 पैसा प्रति लीटर रहा है। बात करें मद्रास की चेन्नई की, तो चेन्नई में पेट्रोल 83 रुपये और 63 पैसा प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं डीजल के दाम यहाँ पर 78 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर है। वहीं नोएडा में पेट्रोल की कीमत 81 रुपये और 14 पैसा है, तो डीजल की कीमत यहाँ पर 73 रुपये और 87 पैसा प्रति लीटर है। वहीं बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 78 रुपये और 69 पैसे है, तो वही डीजल की कीमत यहाँ पर 74 रुपये और 3 पैसे प्रति लीटर है। वहीं लखनऊ में पेट्रोल 81 रुपये और 4 पैसा प्रति लीटर है, तो डीजल यहाँ पर 73 रुपये और 77 पैसा प्रति लीटर है। वहीं पटना में पेट्रोल की कीमत 83 रुपये और 31 पैसे है, तो वही डीजल की कीमत यहाँ पर 78 रुपये और 75 पैसा प्रति लीटर है। वहीं जयपुर की बात करें तो सबसे महंगे पेट्रोल डीजल यहाँ पर राजस्थान में ही मिल रहे हैं। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत 87 रुपये 60 पैसा प्रति लीटर है, तो डीजल की कीमत यहाँ पर 82 रुपये और 62 पैसा प्रति लीटर है। देश के गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। देश के गृह मंत्री अमित शाह की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट फिलहाल नेगेटिव आई है। हालांकि अभी कुछ दिन और एहतियाती तौर पर उन्हें आइसोलेशन में रहना होगा। खुद अमित शाह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि आज मेरा कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देकर मेरा और मेरे परिजनों का ढाढ़स बंधाया है, उन सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टरों की सलाह पर अभी कुछ और दिन तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। ऐसा कहा जा रहा है कि अमित शाह थोड़ी देर में गुरुग्राम के मंदात अस्पताल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अमित शाह की कोरोना संक्रमित होने के बाद मंदाता अस्पताल से 2 अगस्त से वो भर्ती थे। वहीं अमित शाह ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी कि उन्हें कहा था कि उनके कोरोना के शुरुआती लक्षण उन्हें देखने को मिले हैं। मैंने टेस्ट करवाया कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है, मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टरों की सलाह पर मैं अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा अनुरोध है कि जो भी मेरे आसपास में कोई व्यक्ति मेरे से संपर्क में आए हैं, कृपया अपना स्वयं को आइसोलेट हो जाए और अपनी जाँच करवाए।